ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ SSLC ಹಿಂದಿ 2026 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2/30/1/2026ಕ್ಕಾಗಿ 80 ಅಂಕಗಳ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ 3ನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕದ LBIಯ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಶನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ 3 ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಕರ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು, 50+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ. ಇವೆರಡರ ಲಿಂಕನ್ನು, ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೇ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಯೂಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು, ಭಾರತ್ ಮಾಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕೀಜಿಯೇ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ 1ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रकार है. भारत माता के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. फल फूलों से युक्त वन उपवन अत्यंत शोभायमान है. इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है. आंसर इज मातृभूमि अमरों की जननी है. इसके हृदय में गांधी, बुद्ध और राम शायित है. उसके एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. इसके अलावा करोड़ों भारतवासी माँ के साथ है अंत बर्दरे साको. थर्ड वन, कविता में मातृभूमि की विशेषता का वर्णन कैसे किया गया है अंत प्रश्न बरबोधु. मातृभूमि अमरों की जननी है. इसके हृदय में गांधी, बुद्ध और राम शायित हैं. भारत माता के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. फल फूलों से युक्त वन उपवन अत्यंत शोभायमान है. उसके एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. इसके अलावा करोड़ों भारतवासी माँ के साथ है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, कवि मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहते हैं. भारत भूमि में गांधी, बुद्ध और राम जैसे अमरों का जन्म हुआ है. कवि भारत माता को अमरों की जननी इसलिए कहा गया है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता. भूख लगने पर चिक चिक ध्वनि करके लेखिका को खाना देने की सूचना देता था. घर से बाहर कूदता रहता, झूलता, झुंड के नेता बनकर दिन पर डाल पर. गिलहरी ठीक 4 बजे घर लौटकर अपने झूले में झूलता था. यह लेखिका को चौंकाने के लिए फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में और सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಅಂತಿಮ ದಿನೋ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇತ್ತು. उत्तर, गिल्लू की जीवनावधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती. अंतिम दिनों के अवसर पर उसने दिन भर न कुछ खाया और न बाहर गया. जब उसके पंजे ठंडे हो गए थे तब लेखिका ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया. फिर भी प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲು के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. महादेवी वर्मा जी सचमुच ममता मई है. उन्होंने घायल गिलहरी को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाकर उसके प्राण बचाए. गिलहरी के प्रिय खाद्य बिस्कुट या काजू था. थाली के पास बैठकर स्वच्छता से खाना सिखाया. उसे रहने के लिए हल्की डलिया से घर बनाया. घर में पले बिल्ली और कुत्तों से उसकी रक्षा की. उसके पंजे ठंडे होने पर हीटर जलाकर उसे उष्णता दे दी. उसके मरने के बाद सोन जूही की लता के नीचे उसकी समाधि बनाई. इस प्रकार गिल्लू के प्रति लेखिका ने अपनी ममता निभाई ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು लेखिका के प्रति गिल्लू अपनी भावना कैसे प्रकट करता है ಅಂತ ಇತ್ತು. लेखिका जब अस्पताल में थी तब गिल्लू उदास रहता था. उसने प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था. उनके कमरे का दरवाज़ा खोलते देखकर अपने झूलते उतरते और किसी को देखकर निराशा से लौट जाता. लेखिका की अस्वस्थता में उनके तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बाल सहलाता था. इस प्रकार गिल्लू अपनी भावना प्रकट करता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಬಸಂತ್ ಕೆ ಸಚ್ಚಾಯಿದಲ್ಲಿ ಬಸಂತ್ ಏಕ್ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
बसंत गरीब लड़का है, वह छलनी बटन और दिया सलाई बेचता था। वह स्वाभिमानी है, भीख मांगना बुरा मानता है, ईमानदारी से चीज़ें बेचकर पैसे कमाना चाहता है। राजकिशोर बिना छलनी खरीदे मुफ्त में 2 पैसे देने के लिए तैयार थे, पर बसंत साफ इनकार करता है और यह भी कहता है कि मैं भीख नहीं लूँगा। राजकिशोर को जो पैसे लौटाना था उसे देने के लिए अपने छोटे भाई के हाथ में पैसे देकर भेजने की घटना भी उसकी ईमानदारी साबित करती है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬಸಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. जब बसंत कुछ न कुछ खरीदने के लिए बार बार राजकिशोर से विनती करता है, तब बिना छलनी खरीदे पंडित राजकिशोर दो पैसे देने के आगे बढ़ते हैं. जब बसंत मुफ्त लेना मना करता है, तब नोट लेकर भुना लाने के लिए बाजार जाता है. 15 मिनट होने पर भी बसंत नहीं लौटा. उस दिन बसंत के भाई प्रताप पंडित राजकिशोर के घर आ जाता है. बसंत ने पंडित राजकिशोर से कहा, बसंत मोटर के नीचे आ जाने के कारण उसके दोनों पैर कुचले गए हैं, इसलिए आपके देने वाले भुने को न दे सका, इसलिए वह मुझे भेजा है. पंडित राजकिशोर अमर सिंह से डॉक्टर वर्मा को बुलवाकर इलाज कराते हैं. पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है और वे मानवीय व्यवहार ईमानदारी से निभाने वाले दयालु है. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೂಚನಾ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का महत्व ಅಂತಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. सूचना और संचार क्षेत्र इंटरनेट के बजाय टप पड़ जाते हैं. कुछ साल पहले दूर रहने वाले रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था. इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था. लेकिन आज इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. वीडियो कॉन्फ्रेंस को काल्पनिक सभागार कहते हैं. इसकी सहायता से देश विदेश के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकते हैं. एक समय में दुनिया के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दों पर चर्चा कर सकते हैं. देश विदेश के लोगों से विचार विनिमय कर सकते हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು सोशल नेटवर्किंग ಇದು ಕೂಡ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है. यह बात सत्य है क्योंकि दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. इसके कई नेटवर्किंग के साइट्स हैं जैसे फेसबुक, आर्कूट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है. इन्हें इंटरनेट से कौन कौन सी हानियाँ हो सकती है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. इंटरनेट समाज के लिए एक और वरदान है, दूसरी ओर अभिशाप है. इसके कारण पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. मुक्त वेबसाइट के नाते चैटिंग आदि में युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी फंस रहे हैं. इन्हें इंटरनेट सचमुच एक वरदान है अथवा इंटरनेट के 3 लाभ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. चित्र, वीडियो संदेश को कम समय में कम खर्च में कहीं भी भेज सकते हैं. ई बैंकिंग द्वारा लेन देन कर सकते हैं. घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विचार विनिमय कर सकते हैं. सोशल नेटवर्किंग द्वारा दुनिया का परिचय होता है. आईटी क्षेत्र में रोजगारी मिटा सकते हैं. इन आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है इंटरनेट ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है क्योंकि यह संचार, सूचना, मनोरंजन और व्यावसायिक गतिविधियों में क्रांति लाया है, जिससे जीवन को अधिक सुविधाजनक, जुड़ा हुआ और कुशल बनाया गया है. यह घर बैठे बैठे खरीदारी करने, बिल भरने, दुनिया भर के लोगों से जुड़ने, विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करने और ऑनलाइन मनोरंजन का आनंद लेने की सुविधा देती है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ರೋಬೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. धीरज सक्सेना को घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट की आवश्यकता क्यों थी अथवा क्यों निर्णय लिए ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. धीरज सक्सेना के घर में साधोराम नामक नौकर काम कर रहा था. अचानक उसे एक दिन बस से गिरकर चोट लग गई. उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. इस कारण से सक्सेना परिवार अनेक प्रकार की तकलीफ़ों को जूझना पड़ा. उससे बचने के लिए धीरज सक्सेना घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट रखने का निर्णय लिया. इन रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. रोबोनिल सक्सेना परिवार के कुत्ते शेरू को शाम को
शाम के अवसर पर घुमाने के लिए ले जाता था। इस अवसर पर शर्मा परिवार के रोबोट रोबोदीप अपने घर के कुत्ते जबरू को घुमाने के लिए ले आता था। इस संदर्भ में दोनों की मुलाकात हो गई। इन दोनों में दोस्ती हो गई। रोबोदीप ने रोबोनील से कहा, सक्सेना परिवार में साधोराम को छुट्टी देने वाले हैं। रोबोनील ने कहा, यह रोबोटिक के नियम के विरुद्ध है। दोनों साधोराम के कुछ करने का निर्णय लाया ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। इन्हें विज्ञान कथाದ सारिದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ। इन्हें रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल क्यों मच गई। इन्हें सक्सेना परिवार रोबोनील को पाकर खूब खुश हुआ। ಇದು इंपॉर्टेंट इतो। इन्हें लास्ट कहानी के अंत में रोबोनील और रोबोदीप क्यों खुश हुए। इन्हें रोबोटिक संघ ने साधुराम की समस्या का समाधान कैसे किया ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು। ಇನ್ನು महिला की साहसगाथाದಲ್ಲಿ मोस्ट इंपॉर्टेंट ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने क्या किया, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಇನ್ನು महिला की साहसगाथा पाठದ संदेश इತ್ತು। इನ್ನು दक्षिणी शिखर के वातावरण का वर्णन बचेंद्री कैसे करती ಅಂತ ಇತ್ತು। ಇದು ಕೂಡ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಇನ್ನು समय की पहचानದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ। मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है, आमेले समय का महत्व सदुपयोग। सो समय का सदुपयोग ने एग्जैक्ट आगे कहता है, एक पल से ही जीवन होता है, इसलिए समय का नष्ट नहीं करना चाहिए। समयानुसार मन लगाकर काम करना चाहिए। आलस को त्याग करके समय को अमूल्य धन समझकर काम करने वाला जीवन में सफल होता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರ್ಬೋದು। ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕೇಳಿದ್ರು। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत के दक्षिण में उत्तर छोर तक लंबी पर्वतमाला है। इन्हें पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों के कुछ भाग को सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण नीलगिरी पर्वतमालाएं शोभायमान है। ಆಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ। ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು। ಓಕೆನಾ। ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವಭರ್ ಮೇ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇ, ಅದು ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು। ಇನ್ನು ತುಳಸಿಗೆ ದೋಹೆದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನೀವು ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1, 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ದೋಹ। ಓಕೆನಾ। ಇದು ಫಸ್ಟ್ ದೋಹ ಇತ್ತು, ಮುಖ್ಯ ಮುಖಸೋ ಚಾಯೆ ಖಾನಪಾನಕ್ಕೂ ಏಕ। ಇನ್ನು ತುಳಸಿ ಸಾತಿ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಇದಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು। ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ತತ್ಸಮ ಪದಗಳಿರ್ತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಶನಿ ಸಬ್ಸೆ ಸುಂದರಗ ಸತ್ಯಕಿ ಮಹಿಮಾ ಪಾಠದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ಗುಡ್ ಲಕ್।